हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का क्लास 11 का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं आज, कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, यानी कि विदाउट डेटा स्टैटिस्टिकल स्टडी नहीं हो सकती। तो फिर हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। तो कलेक्शन से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो ये पूरा इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। दो वीडियो में हम इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा में कि सबसे पहले हमको स्टैटिस्टिकल स्टडी करनी है तो डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए सोर्सेज क्या होंगे, यानी कि कहाँ से डेटा हमको मिलेगा। तो दो सोर्स इसमें होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स। पहला प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि जहां डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, आप वहीं गए और वहां से डेटा को कलेक्ट करके ले आए, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको मालूम करना है कि कितने स्टूडेंट्स इसमें साइंस स्ट्रीम के हैं, कितने कॉमर्स के हैं, कितने ह्यूमैनिटीज के हैं। तो ये क्या है कि आप स्कूल गए और स्कूल से डेटा उठा लिया, तो ये हो गया प्राइमरी सोर्स। यानी कि जहां डेटा एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से अगर आप डेटा को लेके आएंगे तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। तो कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स हुआ। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि डेटा किसी एजेंसी ने, कोई एजेंसी हो सकती है ना, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उनके पास ये डेटा पहले से था और आपने उनसे डेटा अपने यूज के लिए ले लिया। उन्होंने अपने किसी पर्पस के लिए, अपने किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डेटा कलेक्ट किया होगा। अब आप गए और आपने वो डेटा उनसे मांग लिया, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हुआ। यानी कि डेटा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है किसी पर्सन के पास, आपने उसको कलेक्ट नहीं किया है। तो जब हम किसी एजेंसी से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से डेटा ले लेते हैं जिसने अपने पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया था, और वो हम अब उससे मांग रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जो डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया वो प्राइमरी डेटा है। यानी कि वो डेटा जिसको इन्विजिलेटर ने, इन्वेस्टिगेटर ने, या इन्वेस्टिगेटर की बात है तो इन्वेस्टिगेटर ने अपने खुद के, आपका मतलब कौन सा, यानी कि अपने आप कलेक्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे मैं स्कूल की बात आपको बता रहा था कि स्कूल में 3000 स्टूडेंट है। तो आप मालूम करना चाह रहे हैं कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, किसने कॉमर्स विद मैथ लिया, किसने साइंस ने पीसीएम लिया है, किसने बायो लिया है, इसमें ह्यूमैनिटीज में किसके पास हिस्ट्री है, किसके पास ज्योग्राफी, ऐसे आपको मालूम करना है। तो आप वहीं पर गए स्कूल में और वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, ये हमने खुद अपने प्रयासों से अपने ओन पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो डेटा किसी और एजेंसी के पास है, यानी कि हमने नहीं उसे कलेक्ट किया, किसी एजेंसी ने लिया था, या किसी इंस्टीट्यूशन के पास है, या हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के पास भी हो सकता है। जैसे स्कूल के डेटा को आप किसी स्कूल के क्लर्क से लेकर के आ गए, जो जिसके पास ये डेटा होगा। तो ये इस तरह से आपने जो डेटा जो किसी और पर्सन के पास था उसको अपने यूज के लिए कर लिया, तो उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ये डेटा पहले से एग्जिस्टेंस में रहता है, आप इसको कलेक्ट करके नहीं ले अपने हिसाब से, ये पहले किसी ने कलेक्ट किया होता। तो ऐसे डेटा को जो किसी और पर्सन के पास है और हमने उसे यूज करने के लिए लिया, उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में? तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले जो तीन पार्ट में हमने बांटा हुआ है इसको, उसमें सबसे मेन चीज है बेसिस ऑफ डिफरेंस। अगर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस याद कर लेंगे ना, तो फिर आप डिफरेंस में तो कोई खास बात है नहीं। देखिए, आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं। तो पहले ओरिजिनलिटी। तो प्राइमरी डेटा जो होता है ओरिजिनल डेटा होते हैं, दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले बार हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल डेटा है, किसी और के पास तो थे ही नहीं पहले वो। तो ये होते हैं ओरिजिनलिटी के बेसिस पे ओरिजिनल डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, ओरिजिनल तो है नहीं, हम किसी के पास तो उससे लेकर गए, तो ये ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी लैक करते हैं। दूसरा होता है सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए चाहिए, उसको सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हम इसको अपने ओन स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए सुटेबल होते हैं। सिंस कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नीड नॉट टू एडजस्टेड। सुटेबल होते हैं, हमें उन्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जबकि
सेकेंडरी डेटा किसी और एजेंसी या इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट किया अपने पर्पज के लिए, अब हम उनसे ले रहे हैं, तो हमें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए मतलब एकदम से वैसे सूटेबल नहीं है कि आपने ली और यूज कर लिए, पहले आपको इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, देखिए अब जो ओरिजिनल डेटा है ना, जो प्राइमरी डेटा है, ये हम खुद कलेक्ट करेंगे, तो हमें अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटर्स, उनको जगह जगह भेजेंगे, पहले उनको ट्रेनिंग देंगे, उस पर खर्चा होगा, तो काफी कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसा ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, मनी ज्यादा लगेगा, जो इन्विजिलेटर को ट्रेनिंग देंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, तो ये काफी कॉस्टलियर मेथड होता है। ठीक है, और जो दूसरा मेथड हमारा ये है सेकेंडरी डेटा वाला, तो ये थोड़ा कॉस्टली कम होता है, चीपर होता है, क्योंकि किसी बंदे के पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हमने उसको ले लिया, तो हमें कोई कलेक्शन वर्क तो करना नहीं पड़ा खास, तो इसलिए ये थोड़ा चीप पड़ता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। देखिए जो प्राइमरी डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए हम उसी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारे जो सिटी है, हमारी सिटी में कितने लोग जो है लिटरेट है, यानी कि हम लिटरेसी रेट मालूम करना चाहते हैं, तो जब हम कलेक्शन करेंगे तो हम यही पूछेंगे ना भाई आप, देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है पहले समझ लीजिए। लिटरेसी का मतलब होता है कि पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकता है लिख सकता है, चाहे वो पहली क्लास पास हो, दूसरी क्लास पास हो, पांचवी क्लास पास हो, अगर पढ़ लिख सकता है तो लिटरेट माना जाता है। तो आप लिटरेसी रेट मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे, पूछेंगे भाई आप कितना पढ़े हैं, आप लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिलेगा हमें, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से इसको कलेक्ट कर रहे हैं। और ये कम एक्यूरेट होते हैं क्योंकि किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ, तो उसने अपने हिसाब से कलेक्ट किया होगा, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उतने ज्यादा एक्यूरेट ये नहीं होते। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। देखिए नेक्स्ट इसमें, अब आपने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा समझ लिया, अब हमें नेक्स्ट इसमें देखना होगा कि ये डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ मोड्स हैं। इसमें हम पहले करेंगे बात बेसिक डेटा की, यानी कि जो प्राइमरी डेटा है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। तो इसमें कलेक्शन का पहला मेथड जो है वह डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट। डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होता है कि हम खुद गए फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, फील्ड ऑफ इंक्वायरी में, और वहां हमने अपने आप कांटेक्ट किया इंफॉर्मेंट से। देखिए इसमें दो तीन टर्म समझ लीजिए आप पहले। एक होता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, और दूसरा होता है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मतलब जिससे हम इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट की, ये इन्वेस्टिगेटर है, मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेटर है ए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये जो इन्वेस्टिगेटर आई है, ये इन सबसे पर्सनली कांटेक्ट स्टेब्लिश करेगा, तो ये डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट इनके पास जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन लेनी है इनसे पता करेगा उसके बारे में, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, किसमें इन्वेस्टिगेटर खुद ही जाता है इंफॉर्मेंट्स के पास या रिस्पोंडेंट के पास, और उनसे जाकर के पूछता है और डेटा कलेक्ट करता है। तो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट। सूटेबिलिटी क्या है इसकी, सूटेबिलिटी मतलब कहाँ पर ज्यादा अच्छा रहता है इसको लगाना, कहाँ पर ज्यादा सूटेबल होता है, उपयुक्त होता है। तो पहला इसका आता है व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। देखिए ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो इन्वेस्टिगेटर को और उनकी टीम को हर जगह जाने में काफी दिक्कत आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये ज्यादा बड़े एरिया में सूटेबल नहीं होता, छोटा एरिया हो तो अच्छा लगता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, और जो डेटा आपको चाहिए वो बहुत एक्यूरेट चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई ये हो भी सकता है नहीं हो सकता, आपको क्लियर यस या फिर नो, बीच की टर्म्स ये है कि भाई डाउटफुल है यार, कुछ कह नहीं सकते, अभी ये हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो ऐसी एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए। सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसको सीक्रेट रखना है, तो फिर सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए आपको डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट चाहिए। तो इससे इन्फॉर्मेशन क्या होगी, या तो इन्वेस्टिगेटर के पास है, या फिर इंफॉर्मेंट या रिस्पॉन्डेंट जो भी लोग उनके पास है, इन दोनों के बीच में ही इंफॉर्मेशन रहेगी, किसी तीसरे बंदे को नहीं मिलेगी। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंफॉर्मेंट इज पॉसिबल, इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल है, यानी कि इंफॉर्मेंट किसी ऐसे प्लेस पर या ऐसी जगह पर नहीं है कि जहां आप जा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आर्मी की कुछ यूनिट्स है, मान लीजिए 5 यूनिट्स और एक यूनिट में 60 सोल्जर्स है, तो 300 यूनिट हो गई, 300 पर्सन हो गए, तो ये सब बॉर्डर पर प्लेस्ड है और बहुत सेंसिटिव एरिया, वहां जा ही नहीं सकता आप पूछने के लिए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कांटेक्ट पॉसिबल होना चाहिए, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये मेथड लग नहीं सकता। तो ये जहां पर कांटेक्ट करना पॉसिबल है वहां पर आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट इंफॉर्मेंट से पॉसिबल होना चाहिए। यहाँ ये सुटेबिलिटी है। मेरिट्स यानी कि इसकी उपयोगिता है, इसके फायदे क्या है? तो फायदे हैं कि ओरिजिनल डेटा प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो डेटा आपको ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, किसी से लिया नहीं, अपने पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो जो डेटा आपको मिलेगा वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन होगी, किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास फर्स्ट टाइम है। दूसरा, सिंस डेटा आर कलेक्टेड फॉर ओन स्पेसिफिक पर्पस देयरफॉर दीज आर फेयरली एक्यूरेट, क्योंकि डेटा को हम अपने खुद के स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, उनमें कोई जो है गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए हम उसी के लिए कर रहे हैं कलेक्ट, तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। फिर इसकी एक और जो मेरिट है वो है कि इन्वेस्टिगेटर अपने आप क्योंकि कलेक्शन वर्क में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए डेटा रिलायबल है। आप किसी से पूछ नहीं रहे हो, आप अपने आप ला रहे हो। देखिए, अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आप अपने आप करेंगे तो वो काम होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने काम ने एक दो तीन लोगों को बांट दिया कि यार तुम कर देना, तो फिर वो उनके ऊपर डिपेंड हो गया, पता नहीं वो करते नहीं करते, तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर हम खुद काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद ही इन्वॉल्व है कलेक्शन वर्क में, तो रिलायबल डेटा आपको मिलेगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा है कि इसमें क्योंकि नेसेसरी एडजस्टमेंट का स्कोप रहता है, इसलिए इलास्टिक होते हैं बाई नेचर। इलास्टिक कहते हैं जो चीज चेंज हो सकती है, चेंजेस अगर एडॉप्ट होते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक है। तो ये बहुत इलास्टिक मेथड है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे किसी इंफॉर्मेंट से और वो क्वेश्चन उसको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, है ना, उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप देखोगे बस उसको सूट नहीं कर रहा, नहीं पसंद आ रहा, तो आप चेंज करो। तो ये थोड़ी इलास्टिसिटी इसमें बनी रहती है। डीमेरिट्स देखिए, हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो डीमेरिट्स में कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो क्या डीमेरिट्स है? सबसे पहले अनसुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर बड़ा एरिया है तो फिर अनसुटेबल है, यानी कि आपको बहुत बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन कवर करनी है, तो फिर डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कत देगा, वहां पर सुटेबल नहीं होंगे। दूसरा, इन्वेस्टिगेटर बायस कैन डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा। अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड है, बायस्ड मतलब होता है कि भेदभाव करने वाला, यानी कि आपने 12 क्वेश्चन बनाए तो दो क्वेश्चन उसे अच्छे लगने लगा, मैं नहीं पूछेगा क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन ही पूछेगा, वो दो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, है ना। या उसने एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा होगा कि मैं इन लोगों से नहीं पूछूंगा, मान लीजिए कास्ट के बेसिस पर या किसी बिलीफ के बेसिस पर वो करता है ऐसा, तो ये बायस इसमें हो सकता है। ये फिर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड मनी। अब क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट है, आपको अपनी टीम बनानी है, उनकी ट्रेनिंग का खर्चा होता है, कलेक्शन का खर्चा होता है, तो ये कॉस्टली पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड मनी, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आपको काफी ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो काफी कॉस्टली मेथड है। ड्यू टू स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स आर लेस रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा है कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा है, तो ये रिजल्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते पूरे। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे इलेक्शन से पहले अक्सर आपने सुना होगा ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब होता है कि हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि भाई आप किसको वोट करेंगे। तो मान लीजिए आपने देखा कि दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, इनमें से ही कोई एक पार्टी पावर में आएगी, तो आपने क्या करा, मान लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके 10 लाख पीपल्स है, तो आपने क्या करा कि हर सिटी में गए डिस्ट्रिक्ट के और 10-20 लोगों से पूछा, मान लीजिए टोटल आपने 500 लोगों से पूछा, 500 पीपल से। तो आप देखिए कि 10 लाख लोगों का ओपिनियन आप 5 लाख लोगों से कैसे पा जाएंगे, ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत छोटा एरिया होता है, इसलिए वो पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, तो ये इसकी एक कमी है कि रिजल्ट जो है पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि अगर एरिया बहुत बड़ा हो, आप नहीं जा सकते, या फिर जो इंफॉर्मेंट है वो आपको लगता है कि नहीं दे पाएंगे मेरे क्वेश्चन का जवाब, उसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा है, तो आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि इसके पास सारी जानकारी है, और ऐसे पर्सन को बोलते हैं विटनेस। ये ध्यान रखना, इसको 1 मार्क से पूछ सकता है कि जो बंदा इंफॉर्मेशन रखता है किसी के बारे में उसको क्या बोलते हैं, उसको विटनेस बोलते हैं। अगर मान लीजिए ए को इंफॉर्मेशन चाहिए और बी को उसने चुन लिया, और ये बहुत सारे लोग हैं
CTEF इनके बारे में पूछने के लिए। तो ये तो इन्वेस्टिगेटर हो गया, और ये इंफॉर्मेंट्स हो गए, ये रिस्पोंडेंट हो गए, और ये आपका जो हो गया विटनेस हो गया बीच में। इनसे जानकारी इनके बारे में जानकारी लेनी है और इसने ले लिया, तो बीच में इसने बी को इन्वॉल्व कर लिया, तो ये विटनेस हो जाएगा। तो देखिए जैसे इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर ने जानकारी लेनी है किसी कंपनी के, किसी फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में, तो बहुत सारे वर्कर्स हैं, और आप उनसे उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, आप क्या करोगे, मैनेजर से कांटेक्ट कर लोगे उनके, या फिर जो एम्प्लॉयर है मालिक है उससे कांटेक्ट कर लोगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन होगी इनके बारे में। तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड बनता है। तो इसकी सूटेबिलिटी यानी कि कहाँ पर उपयोगिता ज्यादा है इसकी, कहाँ पर यूज करना अच्छा रहेगा इसको। तो लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बड़ा हो, तो आपने केवल एक व्यक्ति इन्वेस्टिगेटर के पास, विटनेस के पास जाना है, और उससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दूसरा है कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट इज नॉट पॉसिबल, इंफॉर्मेंट के साथ आपकी जो कॉन्टेक्ट है वो पॉसिबल नहीं। जैसे मैंने ऊपर बताया उसको भी ले सकते हैं कि बॉर्डर पर हमारे 500 मान लीजिए जवान बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, लगे हुए हैं, तैनात हो रखे हैं, तो हमें उनके बारे में जानकारी लेनी है। बहुत क्रिटिकल एरिया, वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो उनका कमांडर होगा ना, उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करके कि सर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कर रहे हैं कुछ सर्वे, या सरकार के लिए करेंगे, उसको सरकार को फायदा होगा उससे, तो वो अगर हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात के लिए, तो इससे क्या होगा कि हमारा काम बन जाएगा। हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन विटनेस के थ्रू जो कमांडेंट साहब होंगे वो हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो वहां पर भी अच्छा रहता है जहां पर इंफॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये वहां भी सुटेबल है जब इंफॉर्मेंट आर नॉट वेल वर्स्ड विद लैंग्वेज और नॉलेज। मान लीजिए आप साउथ में कहीं गए, ठीक है, अब साउथ की जो लैंग्वेज है वो आपको नहीं आती, और आपकी जो लैंग्वेज है आप हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको उनको नहीं आती है, तो फिर बात कैसे बनेगी। तो आप क्या करोगे कि बीच में कोई विटनेस होगा, पढ़ा लिखा बंदा, जैसे मैनेजर वगैरह कोई हो गया या एम्प्लॉयर हो गया जो पढ़ा लिखा है, वो इंग्लिश तो जानते ही है एटलीस्ट, तो आप उससे जा करके इंग्लिश में बात करके अपनी इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो वहां पर आपका जो लैंग्वेज बैरियर है वो भी खत्म हो गया, और नॉलेज जो उनको नहीं है बंदों को क्वेश्चन के बारे में, वो भी आपका खत्म हो गया, है ना। तो दोनों चीजें आपकी बन जाएंगे। तो ये हो सकता है जब इन्फॉर्मेंट या तो लैंग्वेज नहीं जानते या फिर उनको अपनी नॉलेज नहीं है, तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं विटनेस से। जैसे आप नॉलेज के लिए समझ आप लैंग्वेज तो समझ ही गए होंगे, नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है कोई, तो उसके बारे में सोचना है तो उससे ज्यादा अच्छा उसकी मदर बता सकते हैं उसके बारे में, है ना, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है अपने बारे में। ऐसा कई बार हो जाता है कि नॉलेज नहीं होती इन्फॉर्मेंट्स को, तो विटनेस उनके बारे में ज्यादा अच्छा होता है। तो नेक्स्ट है, ओनली एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर इन्वेस्टिगेशन का नेचर काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, और केवल एक्सपर्ट ही आंसर दे सकते हैं, तो फिर उनसे पूछने का फायदा नहीं, आप एक्सपर्ट से ही पूछिए, उन्हीं को विटनेस बना। तो वहां पर ये मेथड सूटेबल। मेरिट्स यानी कि इसके फायदे क्या है, फायदे है कि इफेक्टिव एन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, बड़ा एरिया होगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप एक पर्सन से विटनेस से पूछ करके अपना काम चला सकते हैं, जल्दी से आपका काम बन जाएगा। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चा आएगा, क्योंकि आपने पूछना तो एक ही पर्सन से है, उसी से पूछा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, अपना काम कर लिया, तो कम खर्चा होगा। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड आर मोर रिलायबल सिंस दीज आर प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपको काफी रिलायबल या विश्वसनीय मिलेगी। पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज एलिमिनेटेड। अब इसमें तो आपने विटनेस से पूछना, क्वेश्चंस आप तैयार करके ले जाएंगे और इन्वेस्टिगेटर से पूछ विटनेस से पूछ लेंगे, तो इन्वेस्टिगेटर का बायस इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसकी बेस जो वो कर सकता था गड़बड़ वो भी नहीं होगी। डीमेरिट्स क्या है इसकी, कुछ पहले कुछ इसमें भी कमियां होंगी। कमियां क्या है इसमें कि क्यों इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होंगी इस बारे में भी डाउट रहता है। देखिए जैसे आपने इन्फॉर्मेशन ए से मांगी है, इनके बारे में बहुत सारे वर्कर्स है, बी है, सी है, डी है, ई है, आगे बहुत सारे हैं, तो अपने बारे में इनको पता होगा ना अच्छी तरह से, लेकिन आप पूछ किससे रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो उतनी एक्यूरेट होगी इस बारे में डाउट रहता है, क्योंकि बी सी डी ई अपने बारे में जो बता पाएंगे वो ए उनके बारे में बता पाएगा, इसमें डाउट है। तो किसी थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इसलिए डाउटफुल रिजल्ट हो सकते हैं, एक्यूरेसी में डिफरेंस गड़बड़ हो सकता है। विटनेस कैन बी बायस्ड इन गिविंग इन्फॉर्मेशन, फिर जो विटनेस है वो बायस्ड हो सकता है। अगर कोई उसको लग रहा है कि छोड़ अपनी फैक्ट, मान लीजिए जो वो तो किसी फैक्ट्री का ओनर या एम्प्लॉयर होगा ना, तो
जो इन्फॉर्मेशन उसको बैड लाइट में दिखाएंगी उन इन्फॉर्मेशन को तो वो देगा ही नहीं, बायस हो जाएगा, कहा नहीं नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं है। और जो उसके फायदे के लिए होंगे वो भले ही ना करता उन चीजों को, उनको हाँ कह के दिखा देगा आपको। तो जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको गलत मिल सकती है, कि विटनेस कैन बी बायस्ड। केयरलेसनेस ऑफ विटनेस कैन प्रोड्यूस डाउटफुल रिजल्ट। अगर मान लीजिए बायस्ड नहीं है तो वो केयरलेस हो सकता है, वो कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो ये पूछ रहा है तो कुछ भी बता दे अपने मन से। कई बार उसने केयरलेसनेस में गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सकता है। तो ये इसकी थोड़ी डिमेरिट्स है। अब देखिए इनके बारे में डिफरेंसेस भी ले लेते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए फिर वही मैं आपको कहूंगा कि आपको केवल बेसिस ऑफ डिफरेंस के बारे में ही याद कर लेना चाहिए, उसी से आपके सारे डिफरेंस बन जाएंगे। देखिए सूटेबिलिटी, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल है, छोटे एरिया में ज्यादा अच्छा रहता है लगाना। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जब वो बड़े एरिया के लिए, अगर एरिया ज्यादा बड़ा हो तो आप ना सबसे कॉन्टेक्ट करें, विटनेस से कॉन्टेक्ट करें तो आपका काम बन जाएगा। एक्यूरेसी, अब जो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसमें क्योंकि आप खुद ही मिल करके आ रहे हैं इन्फॉर्मेंट से, और सारी जो इन्फॉर्मेशन उनके बारे में उन्हीं से पूछ रहे हैं जिनकी आप जिनके बारे में जानकारी लेनी है, जैसे बी सी डी ई ए बी सी एक्स वाई जेड इनसे लेनी है तो उन्हीं से आप पूछ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट मिलेगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें कम एक्यूरेट होती है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा दे रहा है। कॉस्टली, अब इसमें तो देखिए आप डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आपका एफर्ट ज्यादा लगेंगे तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो कॉस्टली पड़ेगा आपको ये। और इसमें आप किसी एक ही बंदे से पूछ रहे हैं विटनेस से, तो आपका टाइम मनी और एफर्ट्स बच जाएगा, तो इकोनॉमिकल पड़ेगा। कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट आप इन्फॉर्मेंट से करते हैं, यानी कि जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है सीधा सीधा उन्हीं से कांटेक्ट कर रहे हैं। इसमें आप कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं विटनेस से, तो ये कांटेक्ट के बारे में डिफरेंस कर सकते हैं हम। उसके अलावा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी देखो जैसे पहले बताया था मैंने आपको, इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज का चेंज हो जाना, मतलब उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होना है कि जरूरत पड़े तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट है ये इलास्टिक है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेंट से और वो उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन ये लाइक नहीं कर रहा, उसको गुस्सा आ रहा है इस क्वेश्चन से, तो आप उसको रहने के ठीक है सर आप ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये वाला कर दीजिए, उसको बदल के पूछ सकते हैं आप। और ये इनइलास्टिक है क्योंकि इसमें तो आपने उससे तो पूछ ही नहीं रहे आप, तो आपको क्या पता उसे बुरा लग रहा है भला लग रहा है, तो जिस बंदे से पूछ रहे हैं विटनेस से वो आपको आंसर दे देगा, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, इलास्टिसिटी कम रहती है इनमें। नेक्स्ट इसमें है अगला मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट मतलब आप जहां पर रह रहे हैं वहां के सोर्सेज से आप मालूम कर ले रहे हैं जहां से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए हरिद्वार है, सहारनपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, तो यहीं के बंदों से आप पूछताछ कर लोगे, यहाँ पर अपने करस्पॉन्डेंट रख दोगे, संवाददाता रख दोगे और उनसे पूछ लोगे। तो ये मेथड आता है लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट। तो ये मेथड यूज करना चाहिए जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको लगातार चाहिए, जैसे क्रिकेट मैच है, ठीक है, तो ये कितने दिन चलेगा क्रिकेट का मैच, ये चलेगा 5 दिन, 1 2 3 4 5, तो आपको पांचों दिन इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, अगले दिन, और फिर लास्ट डे में क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए। तो ये मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट लगता है जहां पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो और आपको इंफॉर्मेशन लगातार चाहिए, आपको रोज इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें कहीं भी आप बीच में गैप नहीं कर सकते। तो सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पर इनको लगाना ठीक रहता है, इनको लगाना वहां अच्छा रहता है जहां पर बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो आप अपने बंदे रख देंगे वो आपको बताएंगे वहां से सारी इंफॉर्मेशन। रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रेगुलर चाहिए, आपको लगातार इंफॉर्मेशन चाहिए। और उसके अलावा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स जो होते हैं न्यूज के, उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। न्यूज़पेपर में आपको देखिए रोज सुबह आप न्यूज़पेपर आ जाता है आपके पास और आपको उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैगजीन्स होती है जो आपके पास पीरियोडिकली आती है, वीकली हो सकती है, फोर्टनाइट हो सकती है, मंथली हो सकती है, तो इस तरह से आपको उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। या फिर न्यूज चैनल्स होते हैं, ठीक है, न्यूज चैनल्स में भी आपको इंफॉर्मेशन रोज मिलती है, हर टाइम मिलती है, तो वहां पर आपको रेगुलर फ्लो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर ये मेथड सूटेबल है। ये इसकी सूटेबिलिटी है कि कहाँ पर लगाना है इसको अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरिट्स क्या है इसकी, इसके अच्छाइयाँ या फायदे क्या है इसके। तो देखिए इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, इसमें टाइम एफर्ट्स एंड मनी कम लगता है, आप खुद कहीं नहीं जाएंगे,
आप हर जगह पर अपने करस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट कर दो। जैसे आपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरिद्वार, सहारनपुर, जहां भी आपको बड़ी सिटी को दिखती है, आप वहां पर अपने अपने, या कोई इंपॉर्टेंट सिटी दिखती है किसी कारण से कि भाई इस कारण से इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वहां अपने बंदे आप लगा सकते हैं। तो आपको बार बार जाना नहीं है, उनको अपॉइंट कर दिया, अब आप यहीं रहो, यहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। जैसे अभी देखिए गुजरात में जो पेपर जो है साइक्लोन आया, उसमें आपके जो गुजरात के संवाददाता थे या करस्पॉन्डेंट, तो उन्हीं को आपने वहां से ड्यूटी सौंपी होगी, भाई लगातार आपको 5-7 दिन लगातार चला है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे। तो ये फायदा रहता है कि आप वहीं के बंदों को अपॉइंट करते हैं, तो इकोनॉमिकल पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एफर्ट्स, नहीं बार बार मूव नहीं करना पड़ता है। कवर्स लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर आपने अपने बंदे लगा दिए, वो वहां की इन्फॉर्मेशन देंगे। और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन, लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपने एरिया में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको लगातार प्रोवाइड करेंगे। डीमेरिट्स क्या है? ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज लॉस्ट ड्यू टू नॉन पर्सनल कॉन्टेक्ट। अब आप देखिए, क्योंकि खुद नहीं मिल रहे हैं जाकर के इन्फॉर्मेंट से, जो आपके करस्पॉन्डेंट है वही ला करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इसमें लॉस्ट, यानी कि लूज होती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा इज मिसिंग एज डेटा इज कलेक्टेड बाय डिफरेंट करस्पॉन्डेंट। अब अलग अलग करस्पॉन्डेंट आपको डेटा कलेक्ट करके दे रहे हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी डेटा की आपकी मिसिंग है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा डेटा आपको नहीं मिलेगा, जो करस्पॉन्डेंट आएगा वो अपने हिसाब से डेटा आपको देगा। नेक्स्ट है डिफरेंट करस्पॉन्डेंट हैव डिफरेंट परसेप्शन, दस डेटा सफर फ्रॉम पर्सनल बायस। अब अलग अलग जो करस्पॉन्डेंट होते हैं उनके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, अलग अलग उनकी विचारधाराएं होती है, अलग अलग सोचने समझने की उनकी क्षमता होती है, इसलिए डेटा पर्सनल बायस से सफर कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, तो डेटा डिफरेंट आपको मिल सकता है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में। ये एक परेशानी इसमें रहती है। लीड्स टू डिले इन कलेक्शन टाइम में डिले हो सकता है, क्योंकि जो बंदे आप लगाए वो अपने अपने एरिया में देखेंगे, और कोई अगर एरिया नया आ गया तो वहां पे बंदा भेजना पड़ेगा, या मतलब इस तरह से कई रीजन हो सकते हैं, तो कलेक्शन टाइम में डिले भी इसमें एक डिमेरिट बन सकती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल। देखिए 14 मेथड आता है, आज का लास्ट मेथड है 14, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे स्टेप। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल। देखिए क्वेश्चन शेड्यूल और शेड्यूल, इनमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन और शेड्यूल एक ही चीज है, लेकिन इसको यूज करने के तरीके से डिफरेंस बन जाता है। क्वेश्चनर क्या होता है? आपने एक क्वेश्चनर डिजाइन किया, उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए, और वो क्वेश्चन आपने इंफॉर्मेंट को दे दिया कि आप इसे मुझे फिलअप करके वापस कर दीजिए, इंफॉर्मेंट को दे दिया आपने, तो ये क्वेश्चनर हो गया। और अगर आपने इसी क्वेश्चनर को इंफॉर्मेंट को दे दिया, इंफॉर्मेंट से पूछा और खुद भरा है, तो खुद फिल किया, तो ये शेड्यूल बन जाएगा। यानी कि सेम चीज अगर इंफॉर्मेंट को दे दी और उनसे फिल करवा ली तो क्वेश्चनर, और अगर आपने अपने आप फिल करा उनसे पूछ करके तो शेड्यूल। ये दो चीजें इसमें आएंगी। तो इसको क्वेश्चनर, मतलब दोनों एक ही है, लेकिन यूज करने के तरीके से। तो अब देखिए इसमें दो मेथड होते हैं क्वेश्चनर और शेड्यूल, इसमें क्वेश्चनर शेड्यूल में एक होता है मेलिंग मेथड और एक होता है इन्यूमरेटर्स मेथड। तो पहले मेलिंग मेथड की मेथड करते हैं। मेलिंग मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चनर को आप मेल कर देते हैं इंफॉर्मेंट्स के पास। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन डिजाइन करेगा, उसमें अपनी पसंद के क्वेश्चंस उसमें डालेगा जो जो उसको पूछना है अपनी स्टडी के लिए, और उन क्वेश्चन को क्या करेगा? मेल कर देगा किसको? इन्फॉर्मेंट्स के पास, जिनसे उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहां मेल कर देगा। अब क्या होगा कि उसके साथ एक लेटर भी अटैच करेगा, लेटर अटैच करेगा और उसमें अपना पर्पस ऑफ स्टडी बताएगा, पर्पस ऑफ स्टडी की, पर्पस ऑफ इंक्वायरी की, भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये कलेक्शन डेटा का, और एश्योरेंस टू कीप इंफॉर्मेशन सीक्रेट, और इस बात का एश्योरेंस देगा कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखूंगा। तो इन्फॉर्मेंट उस क्वेश्चनर को फिल करेंगे, उनको रिटर्न कर देंगे, तो ये मेलिंग मेथड है। क्वेश्चनर बनाएंगे, क्वेश्चनर को इन्फॉर्मेंट को भेजेंगे, साथ में लेटर अटैच करेंगे कि प्लीज इसको आप फिल कर दीजिए, हमारा पर्पस क्या है इंक्वायरी का, और उसके बाद उनको एश्योरेंस दिया जाएगा कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे। तो ये हो गया मेलिंग मेथड। सूटेबिलिटी कहाँ पर अच्छा रहेगा लगाना? सूटेबल रहेगा वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, बड़ा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन का तो वहां अच्छा रहता है। आपने क्या करना है? क्वेश्चनर डिजाइन करना है, उसको आपने प्रिंट कर लेना है, और उसकी बहुत सारी कॉपी करवा लेनी है, और वो कॉपी आपने सेंड कर देनी है मेल करके इन्फॉर्मेंट्स को। तो ये बहुत बड़ा एरिया आपका कवर कर देगा, एक बार प्रिंट कर लेंगे, आप उसको कॉपी कर देंगे और आप भेज सकते हैं। वेयर इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड एंड केपेबल ऑफ फिलिंग क्वेश्चनर, ये सुटेबल तभी होगा जब आपके इन्फॉर्मेंट्स पढ़े लिखे हैं और क्वेश्चनर को फिल करने की कैपेबिलिटी उनमें हो।
नेक्स्ट होता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। एक्यूरेसी की जरूरत है आपको, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है आप सोच रहे हो उन्हीं से पूछूं तभी तो मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वहां पर ये ठीक रहेगा जहां पर आपको इंफॉर्मेशन काफी एक्यूरेट चाहिए। मेरिट्स यानी फायदे गए, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स। ये इनमें टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, एफर्ट्स कम लगता है, क्योंकि आपने सिंपल क्या करना है, प्रिंट करना है क्वेश्चन को और कॉपी करके उनको सेंड कर देना इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट के पास। तो इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको ये बात। ओरिजिनल एंड रिलायबल, उससे क्या होता है, ओरिजिनल डेटा मिलेगा आपको और रिलायबल मिलेगा, क्योंकि जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड, काफी बड़ा एरिया से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें तो ये इसकी होगी मेरिट्स। डीमेरिट्स देखिए, कुछ परेशानियां कुछ कमियां भी होंगी। तो कमियां क्या है इसमें कि इंफॉर्मेंट्स आइदर फेल टू रिटर्न क्वेश्चन और फिल इट इनकम्प्लीटली। देखिए क्या होता है कि एक तो इंफॉर्मेंट या तो फेल टू रिटर्न क्वेश्चनर, कि क्वेश्चनर को सीरियसली लेते नहीं और रिटर्न नहीं करते हैं, भरते नहीं है, लौटाने कहता है अरे छोड़ हमें क्या होता है। या जो लौटाते हैं वो इनकम्प्लीट फिल करते हैं, उसको जो क्वेश्चन को पसंद नहीं आया उसको क्रॉस करते हैं, हम नहीं भरते, छोड़ देते हैं। तो ये एक परेशानी है। लैक ऑफ इलास्टिसिटी, कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, चेंजेस आर नॉट अलाउड, तो इलास्टिसिटी कम हो गई फिर। लिमिटेड यूज सिंस इंफॉर्मेंट शुड बी एजुकेटेड इनफ टू फिल देम, तो उसे इसका लिमिटेड यूज है क्योंकि इंफॉर्मेंट इसमें एजुकेटेड यानी कि पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर एजुकेटेड अनएजुकेटेड है तो आपके क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाएंगे, रीड ही नहीं कर पाएंगे, तो आंसर कहां से देंगे। तो ये हुआ इसमें। देखिए हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट जो वीडियो हम उसको बनाएंगे आपके उसमें, उसमें इसका बचा हुआ पार्ट पूरा कवर कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।